अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस वॉइस नोट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर CFAP 6 स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर 24 में अपना CFAP 6 में अपेयर होने जा रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे पर्सनल में कि यार CFAP 6 का बताओ क्या हल निकालें। समझ नहीं आ रही, ये पेपर फेल हो जाता है, सारी तैयारी करके जाते हैं, सारी लिंकिंग आती है, कोड भी अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में ना या तो बहुत बुरे नंबर पे फेल होते हैं 22, 24, 25, या तो फेल होते हैं तो 40, 45, 46, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या क्या करें? तो देखो, सबसे पहली बात तो उसमें यह है कि मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा CFAP 6 पास हुआ दिसंबर 2023 की टर्म में, जो कि ख़तरनाक तरीन अटैम्प्ट थी, गंदी तरीन अटैम्प्ट थी। और उसमें मैं सर्टेन था 90% से ऊपर, मुझे पता था, मेरे दिल को, मेरे मेरे दिमाग को तैयार था ये बात कि मैं फेल होने वाला हूँ। इतना गंदा पेपर आया था, इतना गंदा पेपर आया था, मैं निकलते हुए बोल रहा था बढ़ गया, अगली अटैम्प्ट में जून 24 में, यानी कि फिर से CFAP 6 दूंगा। और मुझे लगता था कि CFAP 6 तो आखिर में ही पास होगा सबसे जाके, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा पेपर आया क्या है। और यार यकीन मानो उस टाइम में मेरा पेपर पास हो गया। इससे पहले की अटैम्प्ट अगर आप उठा के देखो, जून 23 की, इतनी आसान और हलवा हलवा अटैम्प्ट कि मेरा पेपर हुआ भी बेहतरीन था। मैंने सब कुछ अटैम्प्ट किया और मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया। मैंने आके बोला मेरा पेपर पास है, यार मेरा पेपर ना 22 नंबर आया, ठीक है। तो ये एक पेपर में अनसर्टेनिटी बहुत सारी होती है, इस बात पे तो हमें मतलब क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये कि बहुत अनसर्टेनिटी है। अब इसको कोप अप किस तरह से किया जाए? देखो, अगर CFAP 6 का कोर्स पूरा करने बैठोगे ना, यानी कि आई मीन 100% कवरेज, तो समझो खसारे में जा रहे हो, ठीक है। हमें क्या करना है, स्मार्टली प्लान करना है अपने कोर्स को। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और इस लिमिटेड टाइम में हमने अपने कोर्स को क्या करना है, प्लान आउट करना है, पढ़ें किस तरह से। अच्छा, मुझे मेरे किसी दोस्त ने जो है वो रेफ़र किया था, कि हारिस ने रेफ़र किया था, हाँ, कि हुदैत सर, आतिफ़ आबदी ने ना एक वर्कशॉप कराई CFAP 6 की, और वो कराई थी हमारी अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट पहले की, यानी कि दिसंबर 22 की थी शायद, या जून 23 अटेम्प्ट की ली थी। बस उन्होंने उसमें बताया, कुछ पढ़ाया नहीं, बस बताया था कि CFAP 6 का डर निकाल लो, अपने अंदर का स्टूडेंट वापस बाहर निकालो, ज़मीन पे किताबें फैलाओ और बैठ जाओ, ठीक है। CFAP 6 कुछ भी नहीं है। देखो, ये चंद एक आध स्टैंडर्ड है, मोटे मोटे यहाँ से पेपर आता है, 70% पेपर यहीं से बनता है। तो इन 6 एरिया को कवर कर लो, 70% गेम तुम्हारे हाथ में है, बाकी 30% की खैर है, वो आसपास से नंबर निकल आएंगे। वॉल्यूम 2 है और ये वो है, ठीक है। मैंने बोला ज़बरदस्त यार, CFAP 6 कुछ है ही नहीं। अच्छा, पहले टाइम में मैंने बेवकूफ़ी क्या की थी, पहले टाइम में मैंने बेवकूफ़ी ये की थी कि मैंने लिस्ट बनाई, उसमें लिस्ट में IT भी मिला लिया, कोड भी मिला लिया, जनाब सब कुछ मिला लिया, और 44 से 45 टॉपिक बन रहे थे, और हर टॉपिक को इक्वल दिन देना शुरू कर दी, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन। ये वाली बेवकूफ़ी मैंने अटेंड में कर दी। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे मुझे नुकसान जनाब ये हुआ कि मैंने हर किसी को इक्वल तवज्जो देनी शुरू कर दी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। आपने करना क्या, आपने अपने आप कोर्स को करना है प्लान कि जनाब देखो, 15 मार्क का सवाल, 18 मार्क का सवाल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से आता ही है, ठीक है। रिस्क निकालो, रिस्पॉन्सेज बताओ। 2-3 अटैम्प्ट से मेरे ख्याल रिस्पॉन्सेज नहीं बता रहा, वो बोलता है बस डिस्कस कर दो ऑडिट रिस्क। तो आपको ऑडिट रिस्क को डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, चलो यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं, ऑडिट रिस्क की बात स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखो, ऑडिट रिस्क निकलता किससे किससे निकलता है, मुझे बताओ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से निकलता है ना, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत की होगी। तो क्या अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या गलत नहीं होगा, सही नहीं होगा कि तुम्हारी जो रिपोर्टिंग पे ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। अब वो रिपोर्टिंग भले FAR 1 की हो, भले FAR 2 की हो, भले वो FFR वाली हो, तीनों पे ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं IS 2 से लेकर जो है जितने भी IFRS, जितने भी IS हैं, तो मैं सब पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। भले वो बोरिंग कॉस्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट हो, रेवेन्यू हो, लीज हो, डेफर टैक्सेस हो, सब 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 आना चाहिए। अकाउंटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कमाल होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो, बहुत सारे जो है ना वो बेवकूफ़ लोग इस बात पर बहस करें कि यार अगर सारे स्टैंडर्ड टेस्ट करने ही थे तो MSA 1 का फ़ायदा क्या है, फिर CFAP 6 में क्यों पूछ रहे हो? वो भाई, आप रोते रहो, रोने से कुछ नहीं होगा। ICAP की ज़ात पे 2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसी तरह रुलते रहोगे, ठीक है। और हमेशा रुलते रहोगे अगर आपने ये रोना धोने करे। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। तो हमें क्या करना है, हमें फेस करना है रियलिटी को, रोने धोने नहीं करना है। हमें अपनी रिपोर्टिंग पे ग्रिप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। रिपोर्टिंग पे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर तुम देखो ना पेपर की कंपोजिशन, तुम आतिफ अभी साहब की वो वर्कशॉप देखना ज़रूर। मैं तो अभी काफ़ी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन साल होने वाले पास किए हुए ऑडिट को, तो काफ़ी चीज़ें माइंड से जो है ना वो वाइप आउट भी हो चुकी हैं। उसके बाद तुम देखो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया मेरा अगला कौन सा है, वो मेरा है जनाब रिपोर्टिंग का है। 700, 701, 705, 706, 720, 510, 710, 3402, ठीक है। और वो 3410 के साथ कौन सा स्टैंडर्ड था उसका, और वॉल्यूम 1 का, वो देख लो। आई डोंट नो, मैं मिस कर रहा हूँ अभी, ठीक है जी। मेरे ख्याल वो था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला था ना, ठीक है। वो देख लेना, 502 था और 3402 था, ऐसी कुछ था, ठीक है। तो वो देख लो, तो उससे पेपर बनता है। तो ये जो मेन एरियाज है ना ऑडिट के, उस पर तुमने ग्रेप अच्छी कर लेनी है। अच्छा, अब जो फारिग स्टैंडर्ड है उससे क्या करना है? फारिग स्टैंडर्ड कौन से भाई? फारिग स्टैंडर्ड वो वाले कैफ वाले, 505 हो गया। कन्फर्मेशन को आप पीट रहे हो, कन्फर्मेशन नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर आप बहस कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करो। कैफ पास है ना तुम्हारा, पढ़ के पास किया था ना, तुम्हें आती हैं चीज़ें। तो अब क्या करना है, सिंपल सिंपल, तुम्हारा अगर CP नहीं हुआ ना तो तुम, हाँ, तुम बड़े लकी हो।
अभी भी लकी हूँ मैं, तो मैं सही बता रहा हूँ। अगर ऑडिट सीबी नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। तो लकी कैसे हो भाई, लकी ऐसे हो मेरे भाई कि तुम IFRS लेके जा सकते हो, IFRS को रंगीन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। वेरे से तुम्हें IFR अपना सॉरी आयजा 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 आई रिपीट माई मिस्टेक, आयजा को क्या करते हो आप अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हो, आप उसमें चीज़ें मार्क कर सकते हो यार, बुक मार्क लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारी अपनी किताब पे एक अलग ही ग्रिप होती है, उसका अलग ही मज़ा है। वेरेस अगर तुम्हें आयजा सॉफ्ट में मिलना शुरू हो गया ना, जिंदगी अजाब हो जाएगी, ढूंढ ही नहीं पाओगे चीज़ें सही से रेलेवेंट। फिर तुम्हें बहुत अच्छी ग्रिप सॉफ्ट पे रखनी पड़ेगी, वो अजाब हो जाएगा। तो जब तक पेपर सीबी नहीं होता, इसको निकालने की करो, ठीक है। तो आतिफ हाफिज साहब ने उस वर्कशॉप के अंदर जनाब कोई ISAs के पैरा ना हाईलाइट करवा दी थे कि ये पैरा नंबर है, इसको हाईलाइट कर लो, ये वाला पढ़ लो, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ क्या किया, बजाय पूरा आयजा रीड करने के, लोग कहते थे आयजा रीड करो, वॉल्यूम 1 रीड कर लो, वॉल्यूम 2 रीड कर लो, वॉल्यूम 2 याद कर लो, 1 रीड कर लो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। अरे भाई इतना दिमाग किसके पास होता है, खासतौर पहले टर्म वालों के पास, इवन दूसरी टर्म वाले ही पगलाए गए होते हैं। तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो पूरा नहीं पढ़ रहा। और पूरा पढ़ भी लिया तो आपको, आप कोई आइंस्टाइन की औलाद थोड़ी, आपको एक एक वर्ड समझ आएगा बैठ के, उसका नहीं समझ आता भाई, सीधी बात है। अभी पास है फिर भी बोलो नहीं समझ आता एक ही वर्ड, तो क्या करें। तो आतिफ हाफिज साहब ने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ना वो करवा दिए थे मार्क, कि ये वाले पैराग्राफ मार्क कर लो। मैंने वो पैराग्राफ क्या कर लिए भाई साहब, मार्क कर लिए। अच्छा, जब मैंने वो पैरा मार्क कर लिए तो तैयारी का कुछ जो हिसाब किताब होता था ना रिवीजन का, वो क्या होता था कि जिस भी टीचर से पढ़ा है, मैंने पढ़ा था सरासर से, ठीक है, तो उनका रजिस्टर रिवाइज किया, यानी कि जो क्लास में नोटिंग थी उनकी वो रिवाइज कर ली। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं चला गया डायरेक्ट मेरे भाई उस पर ISA पे, ISA खुला, और आतिफ हाफिज साहब वाले जो पैराग्राफ थे ना, मैं मिक्स से चला रहा था, पढ़ा उनसे था पैराग्राफ उनके फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़ सिलेबस तो एक ही है। तो मैंने वो वाले पैराग्राफ हाईलाइट किया और रीड करना शुरू कर दिए अच्छे से, थॉरली। अच्छा, उसके बाद जो मैंने चीज़ करी जिससे मुझे लगता है पास करा है, वो चीज़ ये थी कि पहले टाइम में एक बेवकूफ़ी की थी, क्या कि सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, कुछ भी आएगा ना, आएगा तो बोलूँगा नहीं, दिमाग से लिखूंगा। तो दिमाग है ना आपके मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्रॉस लिंक होती हैं, वो आपको क्रॉस लिंक करनी पड़ती हैं पेपर में, एक से दूसरे स्टैंडर्ड, दूसरे से तीसरे स्टैंडर्ड की बात आपको करनी पड़ती है। आप वो नहीं करोगे तो मसला बन सकता है। तो दूसरी अटेम्प्ट में मैंने किया ये कि मैं जो भी आंसर लिखूंगा, जो भी आंसर ड्राफ्ट करूंगा, मैं वो ISA की रोशनी में लिखूंगा, यानी कि मैं उस आंसर को ढूंढूंगा कि ICAP ने अगर ये अपना आंसर सजेस्टेड आंसर बनाया है तो इसने कौन सा आयजा से छापा है, कौन सा पैराग्राफ छापा है, मैं ये काम करूंगा। तो मैं ड्राफ्ट नहीं करता था बैठ के, मैं सिर्फ ट्रेस करता था, लुका छुपी का खेल खेलता था। ICAP ने सवाल पूछा, लेट से 705 से पूछ लिया, या लेट से 710 से पूछ लिया। अब मेरा काम ये होता था कि मैं सिर्फ बैठ के ये देखूँ कि ये सवाल आया ना, तो 710 में कौन से पैराग्राफ से है और क्या चीज़ पूछी है। अच्छा, और अगर इसने एक और पैराग्राफ लिखा है और वो 710 से उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब लेट से कन्फर्मेशन से दे दिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सवाल मुझे नहीं पता, तो मैं देखूंगा कि कन्फर्मेशन का कौन सा पैराग्राफ लग रहा है। फिर मैं देखता था कि क्या ये वो वाला पैराग्राफ है जो आपने साहब ने मार्क करवाया था, अगर हाँ है बेहतरीन है, नहीं है तो फिर मैं एडिशनल दूसरे हाईलाइटर से मार्क कर लिया करता था। 3 हाईलाइटर रखे हुए थे, ऑरेंज था, ग्रीन था, ब्लू था, इस तरह से, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पैराग्राफ हाईलाइट मैंने कर लिए हैं। इस तरह से कर करके ना आगे भी जितने पास पेपर थे 2017 से 18 से 23 तक के जितने पास पेपर थे, उसमें मैंने यही काम किया कि आयजा से हाईलाइट कर लिया करता था। अच्छा, और अगर ICAP ने अपने जवाब में कोई एडिशनल पॉइंट लिखे हुए ना, तो छोटी सी पेंसिल से या पेन से उसी आयजा के उस पैराग्राफ पे वो बुलेट पॉइंट लिख लिए कि जनाब अगर ये वाला आंसर लिखूंगा ना, तो ये 3 बातें और एक्स्ट्रा करूंगा जो ICAP अपने सोल्यूशन में कर रहा है। तो मैंने जो पेपर पास करने की स्ट्रेटजी बनाई वो यही बनाई कि मैं अब ICAP को दूंगा उसकी जबान में आंसर, जो वो चाहता है, जैसे वो ड्राफ्ट करता है, और बड़ा आइडेंटिकल ड्राफ्टिंग करता है, बड़े आइडेंटिकल आंसर लिखता है, जो वो माजी में करता आ रहा है वो रिपीट कर रहा होता है करंट अटेम्प्ट के आंसर बनाने में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप इसी तरह से ड्राफ्टिंग कर लेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बस ये काम करना शुरू कर दिया। और फिर जो ड्राफ्टिंग करता था ना प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस मैं इस तरह से करता था कि मैं आंसर नहीं लिखता था, सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद ना बस उसी जगह पे ना लिख लिया करता था कि आयजा ये वाला, पैराग्राफ नंबर ये वाला, मैं इसका आंसर करूंगा यहाँ से। अच्छा, अब पैराग्राफ उठा के छापना नहीं है, आई होप तुम लोगों को पता हो ये बात। पैराग्राफ में छापता कभी भी बोलो भाई नहीं था, क्यों, क्या करता था फिर पैराग्राफ का, उस पैराग्राफ को सिनेरियो से रिलेट करके लिखता था, जिसे सवाल को इज्जत देना कहते हैं। सवाल को इज्जत कैसे दी, जिसमें उसने अगर किसी बंदे का नाम लिखा हुआ बंदे का नाम यूज़ कर लिया, कंपनी का नाम लिखा हुआ कंपनी का नाम यूज़ कर लिया, कि सब्सिडरी का नाम लिखा हुआ सब्सिडरी का यूज़ कर लिया, ठीक है, होल्डिंग का नाम लिखा हुआ है तो होल्डिंग का नाम लिख के होल्डिंग का नाम आगे उसके मेंशन कर दिया, अपने पैराग्राफ को सवालों से रिलेट किया। तो ड्राफ्टिंग तुम्हारी बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, तो इस तरह करते जाओ हो जाएगा। एक तो फिर मैंने बात बताई इसमें क्या कि रिपोर्टिंग पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, दूसरा क्या कि तुम्हें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए कि ICAP का जो जवाब है उसको अपने आयजा में कहाँ से ढूंढना है। आज से पहले अगर कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आज से शुरू कर दो, ICAP के आंसर को आयजा में ढूंढना शुरू कर दो और फिर वहीं से लिखा करो, अपने पास से नहीं लिखना। दूसरे टाइम में मैंने यही किया था, और यकीन मानो जब दूसरे टाइम का पेपर आया था ना,
मेरे पाँव की जैसे ज़मीन निकल गई थी। मैंने बोला यार कितनी मेहनत करी है, ऊपर से पेपर ऐसा खबीस आ गया, कभी समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या। तो बस मैंने एक चीज़ का तयन कर लिया था कि सवाल समझ आए ना आए, करना है। एक सवाल आया था उसमें, तुम देखना दिसंबर 2023 का पेपर उठा के, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर वॉज ऑफ द व्यू के यार IFRS 15 पूछ लिया। मैंने कहा है IFRS 15 का पूछा? हाँ यार ये 15 का सवाल था। अच्छा वो वाकई अपेरेंटली लग रहा था 15 का सवाल, लेकिन मैंने उसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पता नहीं क्यों अल्लाह ने दिमाग में पता है क्या डाला कि ये 16 का सवाल है। अब 15-16 में कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो सवाल इतना एम्बिगुअस था, पता ही नहीं चल रहा था कि IFRS 15 पूछ रहा है 16 पूछ रहा है। हालात ख़राब हो गए। अल्लाह अकबर। अब भाई हमने लिखना शुरू किया आंसर बना दिया। अच्छा वो होता भी रिपोर्टिंग का क्वेश्चन 25 मार्क का ऐसा है कि वो डू और डाई होता है। अगर आपने सिनेरियो पिक कर लिया तो आप उसका ए पार्ट भी सही आंसर करोगे और बी भी सही आंसर करोगे। क्यों? क्योंकि पहले में रिस्क वगैरह पूछ लेता है और पूछ लेता है मसला क्या है, बी में पूछता है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन और प्रोसीजर। यार जब तुमने ए पार्ट सही किया है जब तो तुम उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन उसके ऑडिट प्रोसीजर से बताओगे। अगर तुमने IFRS 15 पकड़ लिया जो कि गलत था, तो तुम उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन और ऑडिट प्रोसीजर भी गलत बताओगे। अगर तुमने 16 पकड़ लिया, सही पकड़ लिया, तो तुम रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी सही बताओगे और प्रोसीजर भी सही बताओगे, तो तुम्हारे 25 मार्क्स वहाँ से जेब में आते। तो फिर ICAP ने इस तरह से खेलता है। अच्छा एक और काम मैंने ये किया कि मैंने बजाय इसके कि मैं आंसर बैठ के लिखूँ, मैंने ICAP के आंसर को रीड करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। कैसे रीड करना शुरू किया? पास्ट पेपर के सोल्यूशन प्रिंट करवाए, यानी कि पेपर सोल्यूशन दिसंबर 23 में पास किया ना, तो जून 23 से मैंने करवाए थे 18-19 तक के करवा लिए थे। अच्छा उसके बाद किया ये कि उसको रीड करना शुरू कर दिया। तो पास पेपर अटेम्प्ट करता था, आंसर देता था हाँ सही है यही है, लेकिन अपनी लाइन में अपनी अल्फाजों में लिखूंगा। ICAP की अंग्रेजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा पूरी। तो बस फिर मैंने ICAP की अंग्रेजी को अडॉप्ट करने के लिए उसके सवाल रीड करना शुरू कर दिया। जो सवाल अटेम्प्ट करता था उसका आंसर जाके रीड करता था, जो सवाल अटेम्प्ट किया आंसर रीड किया, जो सवाल अटेम्प्ट किया उसका आंसर बोलो भाई रीड कर लिया। तो बस यही एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी। तो इससे बड़ा जो है ना मुझे अफाका हुआ है। एक और चीज़ जिसने मुझे बड़ी हेल्प करी है वो थी पैक की किताब थी C5 की। तो दोस्तों ने कहा कि यार वो किताब जो है ना तुम इस्तेमाल करो, वो किताब बड़ी अच्छी है। तो मैंने वो किताब इस्तेमाल की और वो वाकई बड़ी जो है ना मेरे लिए बायस से जो है वो क्या कहते हैं उसे, बायस से मदद साबित हुई और मुझे बहुत उससे फ़ायदा पहुंचा कि उसमें सॉल्यूशन तो सही थे, पास्ट पेपर सारे कंपाइल थे और टॉपिक वाइज थे। इंडेक्स में लिखा हुआ था कि जनाब 701 से ये 15 सवाल हैं और 2005, 6, 7 इतने पुराने सवाल भी थे। तो मैं करता क्या था, जो टॉपिक रिवाइज किया ना उसके पास्ट पेपर रैंडमली कोई 3 से 4 सॉल्व कर लिए, हर टॉपिक के 3 सवाल सॉल्व कर लिए, लिख के करता था। ठीक है, तो बस ये वाली एक्सरसाइज शुरू करी। उसके बाद उसके एग्जामिनर के पढ़ लिए कि भाई एग्जामिनर साहब किन बातों में नाराज होता है। ये मेरी कैफ में भी अप्रोच रहती है और जो मैं अपने कैफ के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि यार ये अप्रोच इख्तियार कर लो कि ये देख लो कि एग्जामिनर किस बातों में नाराज हो रहा है, ताकि तुम वो हरकत एग्जाम में रिपीट करके ना हो। ये बड़ी क्रूशल है। ठीक है जी। तो आई होप जो मोटे एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए होंगे। बाकी हर बंदा अपनी तैयारी के हिसाब से रिविजन प्लान बनाए। कोशिश करो कि मैक्सिमम नवंबर की 5 तारीख तक अगर कोई पेंडिंग लेक्चर है तो कंप्लीट कर लो। पेंडिंग लेक्चर ना तुम्हारा नवंबर की 5 तारीख से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इन एक्सट्रीम रेयर चांसेस 10 तारीख से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये देख लो और बाकी अल्लाह सबका हामी नज़र हो। और कोई किसी का सवाल तो मुझसे यहाँ भी आप पर्सनल में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।